उस रात हम चारों से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। एक छोटी सी शर्त के लिए हमने उस चाय वाले बूढ़े अंकल की वार्निंग को भी मजाक समझा और होलकर ब्रिज के ऊपर पैदल ही घूमने चले गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 4 लोगों की जिनके नाम थे अविनाश, समीर, राहुल और नीरज। चारों पुणे के एक छोटी सी जगह जिसका नाम खड़की है वहीं पर रहते थे और जॉब करते थे। ऑफिस आवर के बाद वो एक चाय की टपरी पर बैठते थे और घंटों इधर उधर की बातें करते हुए समय निकाल देते थे। एक रोज जब वो टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे तो समीर कहता है कि भाई, तुम लोगों को पता है ये अविनाश हॉरर मूवी देखकर भी हंसता है, इसको डर लगता ही नहीं। नीरज बोलता है, भाई हॉरर मूवी देखकर हंसना और हॉरर लोकेशन पर खड़े होकर हंसना दोनों अलग बात है। अगर ये किसी हॉरर जगह पे खड़ी होकर हंसे तब मैं इसे मर्द मानूं। अविनाश अपनी छाती चौड़ी कर कर बोलता है, बता कौन सी हॉरर जगह है जहां पर खड़ा होकर हंसना है। नीरज राहुल को बोलता है, राहुल इसको एक बार रील दिखा दे उस जगह की। राहुल अपना मोबाइल निकालकर अविनाश को 2-3 रील दिखाता है और उससे कहता है, पता है ये कौन सी जगह है? ये होलकर ब्रिज है। रात में यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और वहाँ पर एक राहुल ने इतना ही बोला था, तब तक अविनाश ने बोला, बस चुप हो जा, अब तेरी कहानी में उस ब्रिज पर खड़े होकर सुनूंगा। समीर बोलता है, छोड़ना यार, क्या फालतू के चक्कर में पड़ता है। उस शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। समीर बोलता है, भाई बारिश हो रही है, जाने का कोई मतलब नहीं है। तब तक नीरज बोलता है, बारिश में ही तो हॉन्टेड जगहों पे घूमने का मजा है। प्लान फिक्स हो जाता है। राहुल बोलता है, भाई मैं यूं ही टाइम खोटी करने होलकर ब्रिज पर नहीं जाऊंगा। नीरज बोलता है, क्यों? राहुल बोलता है, कोई शर्त तो लगाओ ताकि वहां जाने का मजा आए। नीरज बोलता है, अविनाश अगर तू डरा नहीं तो हम तेरे पूरे 1 महीने का चाय सुट्टे का खर्चा उठाएंगे, और अगर तू हार गया तो हम तीनों के चाय सुट्टे का खर्चा पूरे महीने उठाएगा। अविनाश पूरे कॉन्फिडेंस में था। वो बोलता है, ठीक है, शर्त मंजूर। जिसके बाद अविनाश बोलता है, हम लोग 11 बजे इसी लोकेशन पर मिलेंगे। रात के 11 बजे चारों उसी लोकेशन पर आकर खड़े थे। वहाँ से वे चारों एक ऑनलाइन कैब बुक करते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर कैब उनके सामने खड़ी थी। चारों कैब के अंदर बैठते हैं। ड्राइवर उनसे पूछता है, कहाँ जाना है? नीरज बोलता है, लोकेशन पड़ी है तो पूछ क्यों रहे हो? ड्राइवर बोलता है, लोकेशन देखकर ही पूछ रहा हूँ, ये लोकेशन बहुत खतरनाक है। अविनाश बोलता है, तुम्हें पैसे से मतलब है, हमें हमारी डेस्टिनेशन पर छोड़ो, पैसे लो और जाओ। ड्राइवर बोलता है, मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन पर नहीं जाऊंगा, वहां से तुम्हें 200-300 मीटर पहले ही उतार दूंगा। नीरज बोलता है, कोई बात नहीं। कैब चालू होती है और उस अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगती है। 15 मिनट के अंदर अंदर कैब होलकर ब्रिज से 200 मीटर पीछे खड़ी थी। चारों कैब से उतरते हैं, कैब ड्राइवर को उसका भाड़ा देते हैं और जाने लगते हैं। कैब ड्राइवर उन चारों से बोलता है, भाई एक बार और सोच लो, वो लोकेशन बहुत भूतिया है, अगर वापस चलना है तो मेरे साथ चल लो, मैं भाड़ा भी नहीं लूँगा। नीरज उस कैब ड्राइवर को बोलता है, चल निकल भाई, हमारा टाइम खोटी मत कर। ब्रिज पर जाने से पहले उनको एक चाय की टपरी दिखती है, वहाँ एक दिया जल रहा था। नीरज अपने दोस्तों से कहता है, भाई क्यों ना ब्रिज पे जाने से पहले एक एक सिगरेट हो जाए। चारों बोलते हैं, हाँ ठीक है। वो उस टपरी पर पहुंचते हैं। वहां पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। वो उस आदमी से बोलते हैं, चाचा 4 सिगरेट। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा इतनी रात में तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? नीरज बोलता है, चाचा सिगरेट दो ना। वो बूढ़ा आदमी उन चारों को सिगरेट देता है। चारों अपनी सिगरेट जलाते हैं और उस बूढ़े आदमी को अपना पैसा देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी उनको जाते जाते कहता है, बेटा मेरी बात मान जाओ, वहां मत जाओ। वे चारों उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हंसते ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे चारों ब्रिज के बीचों बीच पहुंचते हैं और रेलिंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अविनाश राहुल से बोलता है, अब अपनी कहानी तू सुना।
राहुल उससे बोलता है, छोड़ ना भाई, रात में क्या कहानी सुननी, कल सुना दूंगा। अविनाश अपनी जिद पर अड़ा था। वो बोलता है, नहीं, मुझे वो कहानी अभी सुननी है। नीरज बोलता है, सुना दे। राहुल बोलता है, देख भाई, मैंने वीडियो में जो कहानी सुनी है वही बता रहा हूँ। लोग ऐसा कहते हैं, इस ब्रिज पर जहाँ हम अभी खड़े हैं वहाँ पर बहुत पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक औरत थी और उसके गोद में एक बच्चा था, और उस समय भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक इस रास्ते से गुजरता है, जिसकी चपेट में वो औरत आ जाती है। ट्रक उस औरत को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है। टक्कर लगने के साथ ही उस औरत की गोद से वो बच्चा छूटता है और रोड पर दूर जाकर गिरता है, और वो औरत रेलिंग से जाकर टकराती है, और ऑन दी स्पॉट उन दोनों की मौत हो जाती है। और ऐसा आज भी लोग कहते हैं कि जब भी कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी इस रास्ते से गुजरती है तो वो औरत उन ड्राइवर्स को परेशान करती है। राहुल की कहानी सुनकर अविनाश, समीर और नीरज के पसीने छूटने लगे थे। अविनाश अपने डर को छिपाते हुए कहता है, 12 बजने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 20 मिनट से खड़े हैं, तुम लोगों को कुछ फील हुआ? और वो देखो, पीछे से कार भी आ रही है। समीर उस तरफ देखता है और बोलता है, भाई कौन सी कार? कोई कार नहीं है। जिसके बाद तीनों दोबारा से पीछे देखते हैं और सच में कोई कार नहीं थी, लेकिन अविनाश ने झटके से देखा था कि एक कार आ रही है। जिसके बाद अविनाश अपने डर को छिपाते हुए उनसे कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई कार है ही नहीं। लेकिन समीर, जो उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था, उसने उसका चेहरा पढ़ लिया था। समीर बोलता है, अब बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। नीरज बोलता है, अभी नहीं राहुल, आगे की कहानी सुना। राहुल कहता है, अविनाश, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इसके नीचे एक नदी बह रही है और उसका नाम है मौला, और ब्रिज से नीचे उतरते ही एक कब्रिस्तान है। कहते हैं उस कब्रिस्तान में स्किन वाल कर रहते हैं, जिसे हम छलावा भी कहते हैं। वो रूप बदलते हैं और मिनटों में किसी का भी रूप ले सकते हैं। इतनी देर में उनकी नज़र एक स्ट्रीट डॉग पर पड़ती है, जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, और कुछ ही पलों में वो डॉग उनके सामने खड़ा था और जोर जोर से भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उन चारों को बिना काटे छोड़ने वाला नहीं है। चारों उसको डांट रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन वो डॉग भौंकता ही जा रहा था। और अचानक से वो डॉग अविनाश के ऊपर हमला कर देता है। अविनाश फुर्ती से साइड हटता है और वो डॉग सीधा रेलिंग को क्रॉस करते हुए नदी की तरफ गिरने लगता है। चारों रेलिंग से नीचे देखते हैं। घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही उनको उस डॉग के पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। चारों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, बोल रहे थे, ये क्या हो गया? आखिर वो कुत्ता नीचे गिरा है तो आवाज़ तो आनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। अविनाश बोलता है, भाई नदी इतनी नीचे है और हम लोग कम से कम 40 फुट ऊपर हैं, आवाज़ कहाँ से आएगी? तीनों अविनाश की तरफ देखते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तब तक राहुल बोलता है, भाई अब कब्रिस्तान की तरफ चले? अविनाश बोलता है, हाँ हाँ चलते हैं। तब तक समीर बोलता है, भाई ब्रिज तक तो ठीक था, लेकिन रात के समय कब्रिस्तान जाना कोई भी बहादुरी की बात नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन अविनाश अपनी छाती चौड़ी कर कर बोलता है, तेरा भाई डरता है क्या, चल मेरे साथ। नीरज बोलता है, हम चलेंगे, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर तू अकेला जाएगा, हम उसकी बाउंड्री पर खड़े रहेंगे। अविनाश बोलता है, ठीक है, और तीनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो ब्रिज पार करते हैं और कच्चे रास्ते पर पहुंचकर कब्रिस्तान के बाउंड्री पर खड़े हो जाते हैं। उस कब्रिस्तान की बाउंड्री का गेट दूसरी तरफ था, लेकिन वे जहां पर खड़े थे वहां पर एक दीवार टूटी थी। अविनाश उनसे कहता है, मैं इस रास्ते से अंदर जा रहा हूं। समीर बोलता है, भाई रुक जा, कोई जरूरत नहीं है, हम मान गए तू निडर आदमी है। लेकिन राहुल बोलता है, नहीं, ऐसे कैसे? राहुल और नीरज ये चाह रहे थे कि अविनाश शर्त हार जाए, लेकिन अविनाश भी अपनी जिद पर अड़ा था कि मैं ये शर्त जीत कर रहूंगा। अविनाश बाउंड्री की टूटी हुई दीवार से अंदर घुसता है और उन तीनों को बाय करते हुए अंदर घुसता जा रहा था। कब्रिस्तान के अंदर घना अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और नदी से बहने वाले पानी की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दे रही थी। तभी समीर बोलता है, अविनाश तू ठीक है? अविनाश का रिस्पॉन्स आता है, हाँ।
और ऐसा करते करते समीर उससे 3 बार बोलता है। तीनों बार अविनाश रिप्लाई देता है। चौथी बार नीरज बोलता है, भाई वापस आ जा, मान गए तू निडर है, तू शर्त जीत गया। राहुल भी कहता है, हाँ तू शर्त जीत गया भाई, वापस आ जा। लेकिन अविनाश का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। समीर बोलता है, वापस आ जा अविनाश, तू शर्त जीत गया है भाई। लेकिन अविनाश रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तीनों वहीं पर खड़े खड़े अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस घुप अंधेरे में उनके टॉर्च की रोशनी 2 मीटर से आगे नहीं बढ़ रही थी और अंदर घुसने का गूदा उन तीनों के अंदर नहीं था। तब तक किसी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर पलट कर देखता है और उसे दिखाई देता है अविनाश का हंसता हुआ चेहरा। तीनों शॉकिंग रिएक्शन के साथ अविनाश को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अविनाश अभी हमारे सामने इस रास्ते से अंदर गया है, तो ये हमारे पीछे से कैसे आ गया। समीर लगातार अविनाश का फेस देख रहा था। वो अविनाश जो हमेशा एटीट्यूड और गुस्से में रहता था, वो इस समय मुस्कुरा रहा था और ये चीज़ देखकर समीर को अजीब लगता है। समीर राहुल और नीरज से कहता है कि ये अविनाश नहीं है, ये कोई और है। राहुल बोलता है, क्या बात कर रहा है, ये अविनाश ही तो है। और अविनाश मुस्कुराए जा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी अजीब सी मुस्कान देखकर तीनों के पसीने छूटने लगे थे। और उसके बाद अविनाश की तरह दिखने वाला वो आदमी कहता है, आ जाओ मेरे पीछे, और वो दौड़ने लगता है। ये तीनों पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, लेकिन सोचते हैं अविनाश कहाँ जा रहा है, इसका पीछा करना जरूरी है। वो भी उसके पीछे दौड़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर ब्रिज के नीचे वाली नदी बह रही थी। अविनाश दौड़ता दौड़ता जाता है और नदी के अंदर कूद जाता है। उसको नदी में कूदता हुआ देखकर ये तीनों दौड़ते दौड़ते गिरने लगते हैं। बोलते हैं, ये क्या हो गया, अविनाश नदी में कैसे कूद गया। लेकिन एक बात जो अजीब थी कि नदी में कूदने के बाद भी पानी की कोई आवाज नहीं आई। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे पहले बह रहा था वैसे ही। ये देखकर समीर कहता है, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से चलना चाहिए। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और दौड़ते हुए वापस लौटना चाह रहे थे। तब तक कब्रिस्तान के अंदर से आवाज आती है, समीर मैं यहां हूं। तीनों उस तरफ देखते हैं और फिर से शॉक हो जाते हैं कि अविनाश तो अभी नदी में कूदा था, ये आवाज उधर से कैसे आ रही है। तीनों उस आवाज के पीछे जाते हैं। तब तक उनको सुनाई देता है कि आवाज दूसरी तरफ से आई है और अविनाश की आवाज लगातार कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं से आती जा रही थी। वे तीनों कंफ्यूज हो चुके थे कि जाएं तो जाएं किधर। उन तीनों के सामने अब ऐसी परिस्थिति थी कि ना वे भाग पा रहे थे और ना ही उस जगह पर रह पा रहे थे। इतने में समीर उन दोनों से कहता है, भाई यहाँ से निकलते हैं, उजाला होने पर हम लोग अविनाश को ढूंढेंगे। अविनाश की आवाज़ें लगातार चारों तरफ से उन तीनों को पुकार रही थी, कभी राहुल, कभी नीरज, कभी समीर। लेकिन वो तीनों इस आवाज़ को इग्नोर करते हुए दौड़ते गिरते पड़ते रोड पर पहुंचते हैं। जब वे रोड पर पहुंचे थे उस समय रात के 3 बज रहे थे। वो पुलिस को कॉल लगाने के लिए मोबाइल निकालते हैं और देखते हैं उनके मोबाइल में सिग्नल नहीं है। समीर उनसे कहता है, सिग्नल यहाँ नहीं आएगा, ये जगह हॉन्टेड है, हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और दौड़ते दौड़ते वो लोग उस ब्रिज से 2 किलोमीटर आगे तक पहुँचते हैं और तब उनके मोबाइल में सिग्नल आ चुका था। वो पुलिस को कॉल लगाते हैं। इमरजेंसी लाइन पर पुलिस कॉल रिसीव करती है। समीर पुलिस को बताता है कि वो लोग होलकर ब्रिज घूमने आए थे। उधर से पुलिस वाला बोलता है, तो क्या हुआ, इसके लिए पुलिस को कॉल करोगे? समीर बोलता है, नहीं सर, हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी आया था, उसका नाम अविनाश था। वो कब्रिस्तान की तरफ अंदर गया और वापस नहीं आया और वो बार बार हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा था, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ गया। पुलिस वाला बोलता है, ठीक है, तुम लोग वहीं वेट करो, हम पहुँचते हैं। वे तीनों उसी जगह खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लगभग 2.5 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। उस समय 5:30 बज रहे थे। हल्का हल्का उजाला होने लगा था। पुलिस के 2 कांस्टेबल और वे तीनों मिलकर उसी कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं जहाँ से अविनाश ने एंट्री की थी और वे अंदर घुसते हैं। चारों तरफ वो अविनाश अविनाश आवाज़ लगाकर उसे खोज रहे थे। अविनाश किसी भी तरफ दिखाई नहीं दे रहा था।
काफ़ी देर अविनाश को खोजने के बाद समीर की नज़र अचानक एक गड्ढे पर पड़ती है। वो देखता है कि किसी आदमी का हाथ गड्ढे से बाहर निकला हुआ है। वो दौड़ते हुए उस गड्ढे के पास पहुंचता है और उसे दिखाई देता है कि अविनाश बेहोशी की हालत में उस गड्ढे में पड़ा हुआ है। पुलिस और वे तीनों मिलकर अविनाश को बाहर निकालते हैं। अविनाश अपने होश में नहीं था। पुलिस अविनाश की ब्रीदिंग चेक करती है। अविनाश हल्की सांसें ले रहा था, जिंदा था। बिना देर किए वे पांचों अविनाश को उठाते हैं और गाड़ी की तरफ लेकर भागते हैं और सीधा वहां से गाड़ी स्टार्ट करके एक हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद अविनाश होश में आता है, लेकिन वो कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था। वो बस अपनी आंखें चौड़ी करके उन तीनों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिरते जा रहे थे। समीर, नीरज और राहुल मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे कि काश हमने वो मूर्खता भरी शर्त ना लगाई होती तो आज हमारे बीच अविनाश हंसता खेलता खड़ा रहता। उस घटना को बीते आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अविनाश अभी भी अपनी पहले वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। वो आज भी चुप रहता है, छोटी सी आवाज़ से डर जाता है और अब अपना जीवन पागलों की तरह व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी शर्त, एक छोटी सी गलती एक इंसान की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकती है। तो जब भी आप कभी इस तरीके की कोई शर्त लगाएं तो एक बार इस कहानी को ज़रूर याद कर लेना कि अविनाश के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली भूतिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।